जो और तो जो आगे जो बचा हुआ था सप्लाई ऑफ सर्विस में, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी बाहर ना हो, ठीक है। अब जो हम लोग का लास्ट लेक्चर में ये हो गया था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, और उसमें क्या था साथ में असाइनिंग स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट, ये भी इसी में था, ठीक है। तो यहां तक हम लोग का हो गया था। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, इसमें भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन के बीच बाइफर्केशन किया गया है, ठीक है। अगर प्लेस सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड इंक्लूडिंग बाय मेल हो कुरियर हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है, क्या समझे, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, कहने का मतलब जहां भी वो पर्सन रजिस्टर्ड है, जिस भी स्टेट में रजिस्टर्ड है, जिस जीएसटीएन नंबर पे इनवॉइस इश्यू होगा, समझ गए, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। लेकिन अगर वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर गुड्स हैंड ओवर किया गया, अब इसको समझिएगा, नीचे एग्जांपल भी मिल जाएगा। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, ठीक है, और आप वहां जॉब करते हैं, ठीक है, आपका ट्रांसफर दिल्ली से झारखंड कर दिया गया, ठीक है, रांची। अब आपके पास यहाँ सामान होंगे, गुड्स होंगे, आपके जो भी मतलब गुड्स मतलब आपके जो भी सामान होंगे, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, वो आप चाहिएगा कि यहाँ से यहाँ कैसे ले जाओ। तो आप क्या करिएगा, या तो आप रेलवे के पास जाइएगा, रेलवे भी हो सकता है, या फिर आप प्राइवेट ट्रक्स, ये देख रहे हैं रेलवे ट्रक्स या कुरियर एजेंसी, ये हाउस मूवर जिसे कहते हैं, जो आपका घर के सारे सामान को कहीं से कहीं मिल जा सकता है। इसमें और भी चीज इंक्लूड है, मैंने एग्जांपल के तौर पर कर रहा हूँ, हाउस होल्ड गुड्स को अगर आप यहाँ से वहां जाना है। और आप क्या है, आप है अनरजिस्टर्ड, आप क्या है अनरजिस्टर्ड। अब इस केस में आप जहां भी गुड्स हैंड ओवर करिएगा, इसे इसे या इसे, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। कहने का मतलब अगर आप ये गुड्स हैंड ओवर दिल्ली में करिएगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा, ठीक है। अगर आप ये गुड हैंड ओवर कहीं और करिए, में हो सकता है कि आपका गुड्स आपने दिल्ली से यूपी तक तो ले आए, अब यूपी से आपको यहाँ ले जाना है, समझे। तो यहाँ पे जो गुड्स हैंड ओवर हुआ अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में क्या हो जाएगा, यूपी। अगर आप गुड्स हैंड ओवर यूपी में करते हैं, उत्तर प्रदेश में, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश हो जाएगा उस केस में। तो अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं तो जहां पर गुड्स हैंड ओवर किया जाता है, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आपका लोकेशन ऑफ सच पर्सन, मतलब अगर ये बंदा रजिस्टर्ड रहेगा तो ये गुड्स कहाँ हैंड ओवर कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा दिल्ली ही होगा, समझ में आया। अब देखिए नीचे एक बॉक्स में बॉल जला के कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया। और फिर आपको जब आउटसाइड इंडिया जा रहा है तो इंपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, कुछ नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर ये दोनों इंडिया में है तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बात ही नहीं आता, क्योंकि जब हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफिनेशन पढ़ा था तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, या तो ये बाहर हो या तो ये बाहर हो, दोनों में से एक को तो बाहर होना पड़ेगा। आया समझ में, समझ गए। इंपोर्ट के केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर बाहर होगा और एक्सपोर्ट के केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बाहर होना चाहिए। आया। तो इस वाले केस में क्या होगा, दोनों इंडिया में है पर गुड्स जो है इंडिया के बाहर भेजा जा रहा है, समझिए। तो उस केस में कहा गया वेयर द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स
transported is outside India and the supplier of service by way of transportation of goods and its recipient are located in India. देख रहे हैं, place of supply will be determined as per above provisions only. कहने का मतलब above provisions only कहने का मतलब अगर आप रजिस्टर्ड है तो झगड़ा ही नहीं है, तब झगड़ा ही नहीं है, तब लोकेशन ऑफ सच पर्सन काम खत्म। जहां भी ये बंदा रजिस्टर्ड होगा, जो भी इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, जो भी जगह पे जहां पे इसका जीएसटी नंबर जो भी ये कोट करेगा वही इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा इस केस में, ठीक है। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड रहेगा तो जहां पे गुड्स हैंडओवर किया गया, ठीक है, ये तो आपको पता था, लेकिन इस वाले केस में क्या हो जाएगा बताइए, बताइए क्या हो जाएगा। तो आपको फिर वही चीज चेक करना पड़ेगा, क्या बोला, एज पर अबव प्रोविजन, देख रहे हैं, एज पर अबव प्रोविजन कहने का मतलब कि अगर बंदा रजिस्टर्ड है तो समझ गए, अगर बंदा अनरजिस्टर्ड है तो गुड्स हैंडेड हो, जहां गुड्स हैंड ओवर किया गया है। ये सेक्शन पहले कुछ और कहता था, वो तो डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया कहता था ये वाला, और अब वो शायद चेंज कर दिया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। पहले था कि अगर ये दोनों बंदा इंडिया में है और गुड्स बाहर के जा रहा है तो डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया सप्लाई कहा जाता था, ठीक है, मतलब आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, ऑब्वियस सा बात है। लेकिन दोनों बंदा कहा कि इंडिया में रहता था तो वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में कवर नहीं हो पाता था, तो शायद उसी कॉम्प्लेक्सिटी को हटा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, मेसर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है दिल्ली में, जब ये रजिस्टर्ड है दिल्ली में तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, समझ गए। इट सेंड इट्स कुरियर टू पुणे थ्रू MS ब्रू एयर कुरियर सर्विस, क्योंकि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली। मिस्टर बाई अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, न्यू दिल्ली का आदमी है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, कहां जहां पर सामान हैंड ओवर करेगा वो देखना पड़ेगा। सेंड्स अ कुरियर टू हिज ब्रदर इन अमृतसर पंजाब, द रिसिपिएंट बीइंग अनरजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर। तो यहाँ पे अजम्पशन है कि न्यू दिल्ली में ही गुड्स हैंड ओवर किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन होगा ऐसा जहां पे बंदा कहीं और का रहेगा पर गुड्स हैंड ओवर कहीं और पर होगा, ठीक है। पीयर प्राइवेट लिमिटेड GTA गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी बेस्ड इन कानपुर, कहाँ है, कानपुर में, इज हायर्ड बाय हजेला एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन कानपुर, दोनों कानपुर में है, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट इट कंसाइनमेंट ऑफ गुड टू अ बायर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। द रिसिपिएंट बीइंग रजिस्टर्ड था अपना रिसिपिएंट कानपुर में, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अब तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कानपुर। देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई का एज इट इज इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होगा ना तो इंट्रा स्टेट कहलाएगा और उस पर CGST प्लस SGST लगेगा, जबकि यही लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में होगा तो इंटर स्टेट कहलाएगा और IGST लगेगा। तो एज इट इज प्लेस ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस यही पता करने के लिए है कि वो इंट्रा स्टेट होगा कि इंटर स्टेट होगा, IGST लगेगा कि CGST लगेगा, आया समझ में। अब देखिए और एग्जांपल है ST प्राइवेट लिमिटेड GTA रजिस्टर्ड है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, GTA कहीं भी हो उससे मुझे मतलब नहीं, जो उसका सर्विस ले रहा है वो कहाँ है, ठीक है, किसने इसको हायर किया, चाया ट्रेड लिंक जो रजिस्टर्ड है न्यू दिल्ली में। अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा सामान कहीं हैंड ओवर हो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो कि है काम न्यू दिल्ली में, समझ गए। टू ट्रांसपोर्ट इट्स कंसाइनमेंट ऑफ गुड टू अ बायर इन कानपुर उत्तर प्रदेश, द रिसिपिएंट बीइंग रजिस्टर्ड, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, समझ में आ गया।
मिस्टर श्रीकांत, a manager in a bank, is transferred from बरेली उत्तर प्रदेश to भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, ट्रांसफर हो गया इनका बरेली से एमपी। मिस्टर श्रीकांत फैमिली स्टेशन, मतलब वहां पर स्टेशन है कानपुर में, समझ गए। ही हायर गोल्ड कैरियर्स ऑफ लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो रजिस्टर्ड है यूपी में, टू ट्रांसपोर्ट इज हाउस होल्ड गुड फ्रॉम कानपुर टू भोपाल। अब इस केस में गुड्स हैंडओवर कहां पर हुआ है? कानपुर में, क्योंकि मिस्टर श्रीकांत एक अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, तो जहां गुड्स हैंडओवर हुआ है, गुड्स हैंडओवर कानपुर में हुआ है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? कानपुर। समझ गए। अब बताइए, एक एग्जांपल पूछता हूं आपसे। मान लीजिए ये कुरियर एजेंसी है, ठीक है, ये जीटीए है, और ये आपकी कंपनी है जहां आप काम करते हैं, ठीक है, और ये आप है। आपकी कंपनी अभी के लिए मान लीजिए न्यू दिल्ली में थी, और ये रजिस्टर्ड थी, और आप एम्प्लॉय थे, और आप अनरजिस्टर्ड थे, और आप भी दिल्ली में ही थे, काम कर रहे थे। आपका ट्रांसफर दिल्ली से कहां कर दिया गया? मान लीजिए आपका दिल्ली से चेन्नई कर दिया गया, ठीक है। अब इस केस में ट्रांसपोर्टेशन, आपके हाउस होल्ड सामान का ट्रांसपोर्टेशन होना था, ठीक है। तो आपने इंटर नहीं किया, आपकी कंपनी ने इंटर किया है जीटीए के साथ, समझे। आपकी कंपनी जीटीए को हायर किया, बोला कि इस बंदे का सामान दिल्ली से चेन्नई ले जाना है, ठीक है, और ये आपके पास आया। आपने इसको गुड्स हैंडओवर कि आपका सारा सामान दिल्ली में नहीं बगल वाले स्टेट में था, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए, ठीक है, नोएडा वोएडा अगल बगल ही है, आप नोएडा में सेटल थे, तो आपने अपना सामान नोएडा में आया, अपना गाड़ी लेकर आया आपके पास नोएडा में, आपने उसे सामान हैंडओवर कर दिया, ठीक, वो आपका सामान लेकर के निकल गया नोएडा से। अब इस केस में बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जीटीए कहां था उससे कोई मतलब नहीं है हमें, जीटीए कहीं भी हो सकता है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगा बताइए। इसका सामान लेके जा रहा है नोएडा से, और ये अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, ये कंपनी है जिसने हायर किया है जीटीए को, जो कि रजिस्टर्ड है। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या होता है ना, कि लोग सोचते हैं सामान तो इसका लेके जा रहा है, सर्विस इसे मिल रहा है, सर्विस भले ही इसे मिल रहा है, ठीक है, बट सर्विस किसने हायर किया है, किसने लिया है? ये जो सर्विस है ये इसे दे रहा है, ना कि ये इसे दे रहा है। इसका इससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ये जब बिल रेज करेगा ना, इस कंपनी का जीएसटी नंबर कोट करेगा। किसका कोट करेगा? इस कंपनी का जीएसटी नंबर, इसको बिल रेज करेगा। तो ये बंदा तो रजिस्टर्ड है, ये बंदा रजिस्टर्ड है, इसलिए इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा रजिस्टर्ड बंदे के केस में क्या होता है? जहां वो रजिस्टर्ड है, न्यू दिल्ली। हाँ, सर्विस इनडायरेक्टली मिल इसे रहा है, सामान इसका ही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सर्विस ले कौन रहा है, सर्विस हायर कौन कर रहा है? रिसिपिएंट कौन है इस केस में? रिसिपिएंट ये है कंपनी। यहाँ पे कंपनी सर्विस लेके तुम्हें सर्विस दे रही है। एज अनरजिस्टर्ड पर्सन कंपनी की पॉलिसी होगी अपने सारे एम्प्लॉय को सर्विस देने का। तो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के कि जहां पर कंपनी हायर करेगी एम्प्लॉय का सामान मूव करने के लिए। जब कंपनी हायर करेगी तो कंपनी को देखना है कि कंपनी रजिस्टर्ड कहां पर है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो ठीक है, जहां रजिस्टर्ड है वो। अगर अनरजिस्टर्ड है, अगर कंपनी वाले में किसी कारणवश अनरजिस्टर्ड है, जिसका चांसेस बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में कम है, ठीक है, कि कंपनी अनरजिस्टर्ड है और इस तरह का एम्प्लॉय लोग को सर्विस देती है, ठीक है। अगर ये कंपनी अनरजिस्टर्ड है, एक दिन के लिए मान लेते हैं, तो फिर जहां पे गुड्स हैंडओवर किया गया, कहां हैंडओवर किया गया? नोएडा। पर्सपेक्टिव इसी का रहेगा, ये आदमी उस टाइम इस कहानी से बाहर रहेगा, ठीक है। MS JKL Private Limited is a registered company in Chennai. It ships goods to its customer in London. ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी है, चेन्नई का, सामान भेजता है अपने कस्टमर को लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। जैसे ही ये बंदा रजिस्टर्ड हो गया, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, चेन्नई होगा,
काम खत्म। बस ध्यान क्या देना है कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट प्लस लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों कहां पर हो, इंडिया में, तभी ये सेक्शन आता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं ये इंडिया में था अपना रिसिपिएंट, और ये जो सर्विस दे रहा है शिपिंग कंपनी, ठीक है, शिप गुड्स टू इट्स कस्टमर इन लंदन यूनाइटेड किंगडम टू एमएस स्ट्रॉन्ग, ये एमएस स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक अ शिपिंग कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा नहीं है बट यहाँ पे अज्यूम करिए कि शिपिंग कंपनी भी इंडिया में ही है, ठीक है, क्योंकि जब तक सप्लायर रिसिपिएंट इंडिया में नहीं होगा तब तक ये वाले केस तो आ ही नहीं रहे। फिर तो वो नीचे वाला सेक्शन आएगा जब भी पढ़ेंगे हम लोग, जहां पर दोनों में से कोई एक बाहर हो, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों में से कोई भी एक इंडिया के बाहर होगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक। तो आया समझ में क्या हुआ यहाँ पर, ठीक। यहाँ पे एजम्पशन है, लिखा नहीं है कहां पर है वो एमएस लॉजिस्टिक, ठीक है। कस्टमर उसका यूके में है, ये मत समझिए, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। कस्टमर इन लंदन, कस्टमर लंदन में है उसका, जिसको सामान भेजना जा रहा है, जिसके थ्रू भेज रहा है उसके बारे में नहीं बताया गया कि कहां पर है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे कि हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पढ़ा, सर्विस, ठीक है। अब आएगा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, और इसमें कुछ नहीं है, काफी इजी है। इसमें भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का झगड़ा है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो कुछ नहीं करना, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है। अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो जिस समय आप उस गाड़ी पर चढ़े, ठीक, फॉर कंटिन्यूअस जर्नी, आया समझ में। लोकेशन वेयर द पैसेंजर इम्बार्क्स, इम्बार्क्स मतलब चढ़ना, ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। बाय द वे ये ट्रेन है, ठीक है, ये स्टेशन ए से स्टेशन ई तक जाती है, ठीक है, स्टेशन ए से स्टेशन ई तक जाती है। अब अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन का तो कोई झगड़ा ही नहीं है, वो तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा, काम खत्म, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है। उससे केस में कोई झगड़ा नहीं, सेम एज इट इज ऊपर वाला की तरह, कोई झगड़ा नहीं, ठीक है। जैसे वहां पे गुड्स जहां हैंड ओवर होता था, याद है, वहां उसी तरह से यहाँ पर जहां पे आदमी चढ़ेगा ट्रेन पे, आया समझ में, इसी तरह से जहां पे गुड्स हैंड ओवर होता था यहाँ पे आदमी चढ़ेगा, ठीक है। अगर ये स्टेशन ए पे चढ़ा तो प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेशन ए होगा, अगर ये बंदा स्टेशन बी पे चढ़ता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेशन बी होगा, अगर ये बंदा सी पे चढ़ेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेशन सी होगा, समझ गए। तो जहां भी आप उस ट्रेन पे चढ़िएगा या उस कन्वेंस, कन्वेंस में सब कुछ आता है, मोटर व्हीकल, बस, ट्रेन, ठीक है, और एयरक्राफ्ट, ठीक है, सारी चीजें जाएंगी कन्वेंस में, सारी चीजें आती है, समझ गए। तो जहां भी वो बंदा उस ट्रेन पे चढ़ेगा, कंटिन्यूअस जर्नी जहां से स्टार्ट हुआ, से बी से लेकर के वो डी तक गया, ठीक है। अब इस केस में चढ़ा तो बी पे था, उतरा डी पे है, ठीक है, प्लस अप्लाई क्या होगा, समझ गए, बी, आगे समझ में। लेकिन इस वाले केस में एक और केस है इसका, इश्यू ऑफ राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज, मैंने भविष्य में यूज करेगा, पास, पास का नाम सुने, पास, पास इशू होता है, बस का ही पास होता है, दिल्ली में रहते होंगे, दिल्ली का बस पास बनता है, बहुत ही कॉमन है, जनरल है। ट्रेन का भी, मेट्रो का भी बस पास बनता है, ठीक है। दिल्ली वाले लोगों को ज्यादा अंदाजा होगा ऐसा है कि उन लोगों के पास ज्यादातर मेट्रो का पास, जहां तक जो वहां कॉलेज किए हो, जो डीयू में जो पढ़े हो, उनके लिए कॉमन चीज है मेट्रो पास और दूसरा बस पास, जनरली सारे स्टूडेंट के पास रहता है, ठीक है। तो ये राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड बंदे, रजिस्टर्ड बंदे तो कोई दिक्कत ही नहीं था, आपका क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। आप अनरजिस्टर्ड बंदे, मतलब जो भी स्टूडेंट है वो तो अनरजिस्टर्ड रहेगा। अगर रजिस्टर्ड है, क्या कंपनी वंपनी है, उसने पास लिया है अपने एम्प्लॉय लोग के लिए, अब जब वहां पे पास लेने गया तो रजिस्टर्ड बंदा लेने गया था, कंपनी गया बोला मुझे 50 तो पास इशू कर दो जिसका वैलिडिटी 1 साल का हो, इशू कर दिया गया, कंपनी ने वो पास अपने सारे एम्प्लॉय को बांट दिया। इस केस में कंपनी रजिस्टर्ड था तो कोई दिक्कत नहीं था, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कोई मतलब नहीं है, कौन कहां चढ़ेगा, कहां उतरेगा, कहां जाएगा पता नहीं, ठीक है। तो वही चीज है, इश्यू ऑफ राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य में यूज होगा, पास, पास कब यूज होता है, भविष्य में यूज होता है। आज इशू करवाओगे, अभी इशू कराओ, अभी चढ़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर फ्यूचर हुआ ना, जब इशू किए तब तो नहीं था ना।
अब अगर उस केस में आपको नहीं पता है कि आप कहां चढ़िएगा, अगर पता है कहां चढ़िएगा तब तो दिखते नहीं है, तब तो फिर वही चीज आ जाएगा क्या, जहां चढ़िएगा। आया समझ में? और रजिस्टर्ड तो झगड़ा ही नहीं था, अनरजिस्टर्ड के लिए बता रहा हूं। जहां चढ़िएगा अगर पता है कहां चढ़िएगा तो ठीक है। रजिस्टर वाले में तो यही हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, काम खत्म इस वाले केस में। अगर नहीं पता है कहां चढ़िएगा, ठीक है, अब ये बस पास है, अब ये लंबी दूरी का रहता है, आप कहीं भी चढ़ सकते हैं, कहीं उतर सकते हैं, वहां से फिर चढ़ सकते हैं, फिर उतर सकते हैं, पास पे ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे हैं तो दो चीज बोला गया, अगर आपका एड्रेस अवेलेबल है उस बंदे के पास, किसके पास, सप्लायर के पास, ठीक है, तो आपका लोकेशन मतलब जो भी आपका एड्रेस था, ठीक है। अगर उस बंदे को आपका लोकेशन नहीं पता है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, मतलब सप्लायर को अगर आप पता है कि आपका एड्रेस क्या है तो वो आपका एड्रेस को ही डालेगा ले सप्लाई। अगर उसको नहीं पता है तो अपना लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लेगा। मतलब इस केस में हमेशा CGST और SGST ही लगेगा, अगर ऐसा अज्यूम करता है तो ये वाला केस है कि दोनों तो सेम स्टेट में हो जाएगा ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी सेम स्टेट, और लोकेशन ऑफ सप्लायर ही प्लेस ऑफ सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी सेम स्टेट। आगे समझ में? अब इसमें कहा गया रिटर्न जर्नी इज ट्रीटेड एज सेपरेट जर्नी। अब हर जर्नी में से कि आप स्टेशन ए से स्टेशन डी तक गए और आप डी से वापस भी तो आइएगा, तो जब आप स्टेशन ए से स्टेशन डी तक गए और आप अनरजिस्टर्ड थे तो प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेशन ए हुआ, लेकिन जब स्टेशन डी से स्टेशन ए आ रहे थे तो प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेशन डी हुआ, क्योंकि तब आप यहां पर चढ़े और इस केस में यहां पर चढ़े। उसी को कह रहा रिटर्न जर्नी सेपरेटली ट्रीट होगा, एक मत मान लीजिएगा, भले ही टिकट उसका एक साथ इशू हुआ हो, ठीक है। लौटने का टिकट भी लोग साथ में कराते हैं, जानते ही हैं आप। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है और आप बताइएगा, ठीक है। मिस्टर अमर रजिस्टर्ड था न्यू दिल्ली में। अब रजिस्टर्ड था तो कुछ पढ़ने नहीं आ गया, रजिस्टर्ड था। हाँ एक चीज देखना पड़ेगा कि ये लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट और लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों इंडिया में हो, तो हाँ दोनों इंडिया में, ये न्यू दिल्ली में है और ये बेंगलुरु में। एयरजेट फ्लाइट कहाँ पर है, यहाँ पे जंक्शन लेना पड़ेगा आपको, नहीं लिखा हुआ है सॉरी, एयरजेट ऑफिस भी न्यू दिल्ली में, दोनों दिल्ली में, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी दिल्ली है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट भी दिल्ली है, तो ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड बंदा है तो वो सोचना ही नहीं है, न्यू दिल्ली, काम खत्म। ये क्या हुआ, ये इंट्रा स्टेट हुआ, इस केस में CGST SGST लगेगा। क्यों, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में हो गया। आया समझ में? मिस्टर श्याम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब जैसे ही अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, कब वो ट्रेन पे चढ़ा, या जो भी कन्वेंस था उस पर कब चढ़ा। यहाँ पे प्लेन का केस है तो कब प्लेन पर चढ़ा। रहता गुरुग्राम हरियाणा में है, अभी कोई मतलब नहीं उससे हमें कहाँ रहता है। बुक्स आर टू वे एयर जर्नी टिकट, टू वे एयर जर्नी टिकट लिया है मैंने जाने आने का। कहां से, न्यू दिल्ली टू मुंबई, ये फर्स्ट जर्नी है, ठीक है, फर्स्ट जर्नी न्यू दिल्ली टू मुंबई। तो ये कहां चढ़ रहा है बताइए, न्यू दिल्ली में चढ़ रहा है, तो सप्लाई क्या होगा फर्स्ट वाले के लिए, न्यू दिल्ली। आया समझ में? जहां वो इम्बार्क कर रहा है फॉर कंटिन्यूअस जर्नी, वेयर द पैसेंजर इम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी, जहां पर वो चढ़ रहा है उस प्लेन पे, है वो बंदा गुरुग्राम का, क्योंकि अनरजिस्टर्ड है इसलिए। अगर रजिस्टर्ड होता तो गुरुग्राम हरियाणा ही इसका पैसा सप्लाई होता, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड है। तो अब इस केस में जहां पर वो चढ़ रहा है वो है न्यू दिल्ली, तो मुंबई जाने के लिए 5 तारीख को, और फिर सॉरी टिकट काटा है शायद 5 तारीख को। ही लीव्स न्यू दिल्ली ऑन 10 दिसंबर इन लेट नाइट फ्लाइट एंड लैंड्स इन मुंबई नेक्स्ट डे। 10 तारीख को वो चढ़ा है, ठीक है। और फिर मुंबई से वापस आया है 4 तारीख को,
और वो दिल्ली में उतरा है। तो जो 14 तारीख को है ये सेकंड जर्नी है। इन दोनों को सेपरेट ट्रीट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जर्नी के केस में आपका जो फिर सप्लाई है न्यू दिल्ली होगा, सेकंड जर्नी के केस में आपका फिर सप्लाई मुंबई होगा, क्योंकि मुंबई में चढ़ा है वो। और देखिए वही लिखा हुआ है, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। समझ गए, सेपरेट ट्रीट करना है, भले ही दोनों सेम टाइम पे इशू हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ गए। अब राइट ऑफ पैसेज का देखिए क्या है। An airline may issue seasonal ticket containing say 10 voucher which could be used for travel between any two location in country। किसी भी दो लोकेशन के बीच में आप जहां जहां से वो गुजरता है, ठीक है, वहां वहां आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आप रजिस्टर्ड होंगे तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। अगर अनरजिस्टर्ड होंगे क्या होगा, आपका एड्रेस है उसके पास, एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस नहीं है तो समझ गए, लोकेशन सप्लायर ऑफ सर्विस, जो सर्विस दे रहा है वो बंदा, ठीक है। द कार्ड इशूड पे एग्जाम्पल में भी आ गया, द कार्ड इशूड बाय न्यू दिल्ली मेट्रो कुड बी यूज्ड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नोएडा और न्यू दिल्ली और फरीदाबाद विदाउट द न्यू दिल्ली मेट्रो बीइंग एबल टू डिस्टिंग्विश। कहाँ चढ़ेगा पता नहीं, अब कहाँ चढ़ेगा पता नहीं, ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वाले केस में एंड लगा हुआ है, मतलब पहला चीज तो पास इशू हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज क्या हुआ है, पॉइंट अननोन है, पता नहीं है कहाँ चढ़ेगा। तभी अगर पता है कहाँ चढ़ेगा तो फिर यहां आ जाइएगा, आया समझ में। तो कंडीशंस को ध्यान से समझिए, एंड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, तभी ये वाला चीज आएगा, ठीक है। अब देखिए सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, ये क्या हुआ, हम लोग पढ़े थे गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, याद है। तो था वेयर द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, जहां पर गुड्स लेके चढ़ा है, ट्रेन में, प्लेन में, जहां भी चढ़ा है, चढ़ा है। जैसे पहले केस में जहां चढ़ा था, पैसेंजर जहां चढ़ा था, और से उसका कहा था जहां पे चढ़ा है। अब हो सकता है ना आप ये ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, ये ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाती है, और ये ट्रेन जब चल रही थी और जब ये स्टेशन सी पहुंची, ठीक है, आपको हो सकता है, अगर प्लेन का लीजिए, प्लेन में ज्यादा ज्यादा सर्विस का चांसेस स्कोप है, ट्रेन में सर्विस क्या देता है, कुछ नहीं, कैटरिंग सर्विस देता है, एक आउटसाइड कैटरिंग सर्विस आप ले सकते हैं, चलिए कैटरिंग ही मान लेते हैं, कैटरिंग सर्विस, ठीक है, कैटरिंग सर्विस। और ये बेसिकली एयरक्राफ्ट में देता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट ही मानिए, ज्यादा आसान होगा आपको समझने में, ट्रेन वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, समझिए एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वो स्टेट ए से स्टेट डी तक, बी तक जाता है, ठीक है, और उसका बीच में एक स्टॉपेज भी है, सी पे उतर के फिर बी पे जाता है, ठीक है। अब जो है आप यहाँ पर थे, मैंने यहाँ रास्ते में जा रहे थे, यहाँ कहीं पर थे, और यहाँ आपको इच्छा हुआ, बहुत लंबा टूर था, मूवी ऑर्डर किए, मूवी देता है, पिक्चर देख सकते हैं आप प्लेन में, बिजनेस क्लास में रहता है, टीवी भी लगा थोड़ा सा, ठीक है, मूवी, ठीक है, मूवी के लिए बोले कि मुझे मूवी देखना है, ठीक है, आपको मूवी अवेलेबल करा दिया गया, ठीक है, आपको मूवी जो अवेलेबल कराया गया, अब ये सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। कैटरिंग सर्विसेज में दिक्कत क्या आ रहा है ना, कैटरिंग सर्विसेज सर्विसेज भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, नहीं समझे। आपको कोल्ड ड्रिंक दिया गया, अब इसको मैं क्या मानूं, कैटरिंग मानूं या गुड्स मानूं, तो ये तो गुड्स में आ जाता है, ये तो वहां कवर हो जाएगा था, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, उसका जहां पर गुड्स चढ़ा, ठीक है, आया समझ में। अब गुड्स हो सकता है पॉइंट सी पे चढ़ रहा हो सकता है कि यहाँ प्लेन कहीं उतरता वहां से चढ़ रहा हो, तो वहां पॉइंट देखना पड़ता था। इस वाले केस में ऐसा नहीं है, इस वाले केस में जो मूवी डिमांड किया गया, जो सर्विस दिया गया आपको ऑन बोर्ड, उस प्लेन में जो सर्विस दिया गया ऑन बोर्ड, ठीक है, उसका होगा फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। अब वो सर्विस यहां दिया जाए, यहां दिया जाए, यहां दिया जाए, यहां दिया जाए, कहीं भी दिया जाए, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या है, ए, ए ही होगा प्लस सप्लाई,
तो भाई गुड्स के केस में गुड्स जहां पर चढ़ेगा प्लेन में, ट्रेन में, वो आपका प्लस सप्लाई होगा। डिफरेंस समझ के दोनों में, यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बोर्ड अ कन्वेंस में, ठीक है। अब एग्जांपल देख लीजिए। अब इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि रजिस्टर्ड होगा कि अनरजिस्टर्ड होगा, ठीक है। दोनों के लिए बोल दिया है, गुड्स और सर्विस दोनों के लिए, ठीक है। दोनों में को सिंपल कहा था, ठीक है। जैसे मिस्टर एक्स ट्रैवल कर रहा है दिल्ली टू मुंबई इन एयरजेट फ्लाइट। He desired to watch an English movie during the journey by making the necessary payment. The plus supply of such service of showing movie on demand is the first scheduled point of departure. जहां से प्लेन उड़ा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, समझ गया। अब आया टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस काफी इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फोन, ठीक है, सीधी भाषा में बोला जाए तो मोबाइल फोन, आजकल सबके पास है स्मार्टफोन्स, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है। इसमें आपका डीटीएच भी आएगा, केबल, डिश टीवी, ठीक है, टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइव, जिंगल वाला वाला, ठीक है, ये भी इसी में कवर है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूड सर्विस ऑफ टेलीफोन, इंटरनेट, डाटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल, डीटीएच, समझ गए। अब 3 भाग में बांटा है इसको, ठीक है, 3 भाग में बांटा है। कैसे बांटा है समझिए। सबसे पहला भाग बांटा है फिक्स्ड लाइन। आप देखते होंगे जैसे वाईफाई आपका जो घर में लगा होगा, यहाँ पे फिक्स्ड लाइन होता है, आपके घर तक तार खींची जाती है। और पहले टेलीफोन लाइन भी, उसकी भी तार खींची जाती है। चोंगा वाला फोन, यही वाला फोन, ये वाला इस तरह का फोन जो रहता था, चोंगा वाला फोन, इसका भी तार आता था घर तक, ठीक है। थोड़ा और ओल्ड मॉडल, ये तो खैर नया लग रहा है, इसमें तो नहीं होता होगा ऐसा। और ओल्ड मॉडल में, तार लाते थे घर तक, उससे कनेक्शन होता था। तो वही वो बोल रहा है फिक्स्ड लाइन, जहां पे फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन बिछाना पड़ता है। आपका जो लोकल केबल है वो भी इसी में कवर होगा। डीटीएच यहाँ कवर नहीं होगा, डीटीएच इन दोनों में आ जाएगा। डायरेक्ट होम सेटअप जो रहता है, जो आपके डायरेक्ट घर पे देता है, डायरेक्ट टू होम, जो ऊपर लगा लीजिए छतरी और छतरी से पकड़ता है, वो यहाँ कवर होगा, ठीक है। लोकल केबल, लोकल केबल जो आपके घर में लाता है, टीवी में खोस देता है, आपको ध्यान होगा तार खींच के लाता होगा घर पे आपके। जब बच्चे होंगे, अब तो खैर इसका कम ही गया है, पर है फिर भी मार्केट में, ऐसा नहीं खत्म हो गया है, पर अपने डिक्लाइनिंग स्टेज पे चल रहा है ये बिजनेस, ठीक है। लोकल केबल समझ। वाईफाई, वाईफाई लोकल केबल बेस्ट एग्जांपल है आपका फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन का, ठीक है। लीज सर्किट, इंटरनेट लीज सर्किट, केबल और डिश एंटीना, समझ गए। पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन एंड पोस्टपेड इंटरनेट सर्विस। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, आपका जो अभी यूज करते हैं स्मार्टफोन, उसमें इंटरनेट यूज करते हैं, और सिम में आपका कॉलिंग वॉलिंग करते हैं, ठीक है। उसमें दोनों ऑप्शन है, प्रीपेड और पोस्टपेड, ठीक है। तो वही चीज है, एक पोस्टपेड एक प्रीपेड, काम खत्म। तो इसी 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। ये तो एक ही के 2 हिस्से हैं, मतलब आप अपने सिम को पोस्टपेड कर लीजिए, आप अपने सिम को प्रीपेड भी कर सकते हैं, पर दोनों के केस में प्रेशर सप्लाई में हल्का सा डिफरेंस है, इसके और इसके केस में, पोस्टपेड और प्रीपेड। पोस्टपेड क्या होता है, जिसमें आप रिचार्ज आज करिएगा, बाद में यूज करिएगा, सॉरी गलती बोल गया मैं। प्रीपेड क्या होता है कि रिचार्ज आज करिएगा, बाद में यूज करिएगा। पोस्टपेड क्या होता है, आज यूज करिएगा, पेमेंट बाद में करिएगा। पोस्ट पेड, पेड मतलब पेमेंट, पोस्ट मतलब बाद, पेमेंट बाद में, सर्विस आज ले रहे हैं आप, ठीक है। प्रीपेड मतलब पेमेंट बाद में, ठीक है, सॉरी पेमेंट पहले, यूज बाद में, ठीक है। अब समझिए, अगर फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन है या लीज सर्किट है, मतलब कि जहां तार बिछा हुआ है, ठीक है, आपके घर तक, उस केस में कहा गया जहां पर लोकेशन, किसका लोकेशन, आपका, मेरा नहीं, सप्लायर का नहीं, रिसिपेंट का नहीं,
लोकेशन वेयर टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट और केबल कनेक्शन और डिश एंटीना इंस्टॉल्ड होगा। नहीं समझे? जहां पर लाके आपका वाईफाई लगाता है राउटर, ये ऐसे यहाँ जो टावर लगा रहेगा, यहाँ उसके लाइट जलते रहेंगे, ये राउटर जहां लगेगा ना वो जगह, ठीक है। अब ये राउटर आप कहाँ लगाइए आप जानिए। आप रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एनी पर्सन, रिसिपिएंट, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वाईफाई का राउटर जहां लगेगा वहीं पर, जहां पे डिश का बॉक्स लाके लगाएगा, आजकल तो बॉक्स आ गया है उसमें भी, जो आपका लोकल टीवी चैनल है, ठीक है। इस बॉक्स में यहाँ पे लाएगा, यहाँ केबल डालेगा, ठीक है। तो ये जो बॉक्स जहां पे लगेगा, आया समझ में, जहां पे लीस्ट सर्किट बैठाया जाएगा, समझ में आ गया। तो अगर फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाने में जहां पर तार आपके घर तक खींचा जा रहा है, ठीक है, या जहां भी आप खिंचवाना चाह रहे हैं अपने तार को, नहीं सोच रहे, हो सकता है ऑफिस में खिंचवा रहे हो सकता है आपका ऑफिस नोएडा में हो सकता है ऑफिस आपका यूपी में हो, ठीक है। आप कहाँ पे हैं, आप हो सकता है कि बिहार में हो सकता है दिल्ली में हो, ठीक है। तो इस केस में जहां लीस्ट सर्किट वहां तो झगड़ा ही नहीं है, जहां पे तार खींच के लाओगे, जहां पे उसका बक्सा लगेगा, जहां पे उसका एंटीना लगेगा वहीं पे, ठीक है। बोला पोस्टपेड का क्या होगा, तो बोला पोस्टपेड है मतलब पेमेंट बाद में देगा, सर्विस आज लेगा, तो उसका एड्रेस तो होगा मेरे पास, हम उसको बिल करेंगे उसके बाद ना पेमेंट करेगा वो। पोस्टपेड में बिल जनरेट होता है, पता ही होगा आपको। अगर पोस्टपेड सिम यूज करते हो तो पता होगा बिल जनरेट पहले होता है पेमेंट बाद में होता है। तो ये बिल जनरेट किसको करेगा? हाँ मेल से ही आता है, ऑब्वियस सा बात है, लेकिन उस मेल में उस बिल में आपका लोकेशन लिखा रहता है। तो अगर बिलिंग एड्रेस रिकॉर्ड में है सप्लायर ऑफ सर्विस के तो बिलिंग एड्रेस, क्या समझे, और नहीं है तो क्या होगा, पता है आपको, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एज इट इज जो ऊपर पड़े थे, ठीक है, समझ गया, पढ़े थे ना यहाँ पर, ये देखो कहाँ चला गया, ये देखो आया याद, पैसेज वाला में पास वाले केस में, ठीक है। अगर नहीं पता हो उसका एड्रेस क्या है तो वैसे ही। देखिए आपको इसको रटना नहीं है, 3 बार 4 बार पढ़िएगा आपको अंदाजा मिल जाता है कहाँ कहाँ रजिस्टर अनरजिस्टर्ड का झगड़ा है, कहाँ पर नहीं है, और क्या होगा। काफी इजी है, 2-3 बार बस रीडिंग मारिए रेगुलर। रेगुलर क्या मतलब, एक वीक में मार लीजिए, फिर सेकंड वीक, फिर थर्ड वीक, प्रैक्टिस का चीज, ठीक। 2-3 बार पढ़िए आपको सारा याद हो जाएगा, काफी इजी है ये। अभी आपको लग रहा होगा क्या क्या हो गया, लेकिन 2 से 3 से 4 बार आप रीडिंग मारिए, एक एक वीक कैप करके, आपको सारा याद हो जाएगा लाइन से, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, अगर एड्रेस नहीं है तो पोस्टपेड में तो कोई ज्यादा कुछ था नहीं। पोस्टपेड में क्या था, अगर बिलिंग एड्रेस पता है तो बिलिंग एड्रेस, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लोकेशन सप्लायर ऑफ सर्विस, ठीक है। प्रीपेड में क्या होगा, पेमेंट पहले हुआ है, ठीक है। अब इसका 2 चीज हो सकता है, इसमें 3 चीजें बेसिकली, 2 नहीं 3 चीजें देखिएगा आप तो, और एक अदर केस भी है, अदर केस तो बात का चीज है, तो इन तीनों के अलावा कुछ होता है तो। प्रीपेड में देखिए क्या होगा, अगर एजेंट के थ्रू ले रहा है, रीसेलर के थ्रू ले रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ले रहा है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एस सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड, पता क्या लिखा हुआ है, SIM सिम कार्ड, एस से सब्सक्राइबर, आई से आइडेंटिटी, एम से मॉड्यूल कार्ड, ठीक है। अगर हम प्रीपेड का सर्विस मतलब अपना रिचार्ज, हाँ अपना रिचार्ज उसके रजिस्टर्ड एजेंट, नहीं समझे, कुछ लोग रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं, पहले चलता था अब तो खत्म हो गया ये सब, अब तो सब लोग खुद ही कर लेते हैं, गूगल पे पेटीएम का जमाना है, यूपीआई ट्रांजेक्शन से कोई मतलब ही नहीं रहा, पहले जो लोग जाते थे दुकान पे करवाने के लिए। तो अगर ये सेलिंग एजेंट रजिस्टर्ड होता था, उस एयरटेल के साथ, वोडाफोन के साथ, हच के साथ, टाटा डोकोमो के साथ, यूनिनॉर के साथ, टेलीनॉर के साथ, बहुत से लोग तो जानेंगे नहीं, हम लोग की जनरेशन खैर जान जाएगी, मतलब अब जो आएगी वो नहीं जानेगी कितने सारे सिम होते थे पहले, ठीक है। तो ये जो सेलिंग एजेंट जो होता था ये रजिस्टर्ड होता था एयरटेल के साथ, ठीक है, या रिलायंस के साथ, रिलायंस तो नहीं था उस टाइम, उसका वो जेएसएम वाला फोन आता था, और वही सब, ठीक है, या उसका रीसेलर, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटर सिम वाला, या रिचार्ज वाउचर,
इसके थ्रू सर्विस दिया गया, तो ये सारे लोग उसके पास रजिस्टर्ड रहते थे, एयरटेल वाले के पास। अब जब वो रजिस्टर्ड रहते थे ना, उनका एड्रेस रहता था, अगर एड्रेस अवेलेबल है सेलिंग एजेंट का, रीसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम जब वो सर्विस दे रहा है, जब रिचार्ज कर रहा है, समझ गए, तो उसका एड्रेस क्योंकि एयरटेल जो है वो सर्विस आपको नहीं, इनको दे रहा होता है उस टाइम, आया समझ में, इनको दे रहा होता है, आपको तो, आपको जो सर्विस दे रहा होता है वो ये लोग आपको दे रहे होते हैं। यही इसमें बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है लोग कि सर्विस दे किसको रहा है। लोग हमेशा सोच लेते हैं कि एयरटेल हमको सर्विस दे रहा था इस वाले केस में, जबकि इस वाले केस में एयरटेल का आपसे कोई कांटेक्ट नहीं था, एयरटेल इसको सर्विस दे रहा था, ये आपको दे रहा था। आया समझ में चेंज। तो इस वाले केस में वो जो सेलिंग एजेंट है, रीसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, उसका जो एड्रेस है वही, ठीक है। बोला कोई और बंदा दे रहा था, नहीं समझा। हाँ, रिचार्ज वाउचर यहाँ पे समझ, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिम और रिचार्ज वाउचर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिचार्ज वाउचर, पहले वाउचर आता था, आपके लोग तो नहीं जानेंगे, बहुत कम ही लोग सोच कर समझ पाए। इस तरह का कार्ड रहता था रिचार्ज वाउचर, ठीक है, और यहाँ पे ग्रे रंग से कुछ रहता था रंगा हुआ, इसको जब आप रगड़िएगा ना कॉइन वाइन से या कोई भी स्टील वाली चीज रगड़ने पे, ये साफ रहते हैं, यहाँ एक कोड लिखा रहता था 1 2 3 4 ABCD करके, इस कोड को डाल के लोग रिचार्ज करते थे पहले, ठीक है। तो इस केस में क्या होता था कि एयरटेल वाला वाउचर किसको दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उसके लिए कौन है ये, और ये आपको देता था, वाउचर बेचता था, तो ये इसके लिए था। अब सोचिएगा वाउचर था तो सर ये तो गुड्स था, तो गुड्स नहीं था। वाउचर किस लिए यूज हुआ, वाउचर सर्विस के लिए यूज होने वाला था, तो सर्विस है, वाउचर पे डिपेंड करता है वाउचर किस चीज के लिए यूज होगा। अगर वाउचर से गुड्स खरीदा जाएगा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है वो वाउचर, अगर उस वाउचर से सर्विस प्रोवाइड होगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाता है वाउचर। तो वाउचर डिपेंड करता है कि किस चीज में यूज होगा, गुड्स में यूज होगा या सर्विस में यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर को दिया वाउचर, डिस्ट्रीब्यूटर आपको दिया वाउचर, तो इस केस में भी डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस समझिए। लेकिन कोई भी बंदा ऐसे ही कोई बंदा भी दे सकता था, ऑब्वियस सा बात है, जरूरी नहीं है कि वाउचर लेने के लिए रजिस्टर होना पड़े एयरटेल के पास, सकता है मैं छोटा व्यापारी हूँ, मैं जाके इससे ले आता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर से अपना वाउचर, क्या समझे। इस केस में कहा गया जहां पे प्रीपेमेंट रिसीव हुआ, नहीं समझे, जहां पे प्रीपेमेंट रिसीव हुआ, यहां जहां से वाउचर सोल्ड हुआ, अब इसमें सोचिए क्या, ये आपका पेटीएम वाला केस, जियो वाला केस, खुद से रिचार्ज कर लेते हो ना, ऐप सारे हैं ना, पेटीएम ऐप है, गूगल पे है, फोन पे है, इससे रिचार्ज करते हो ना खुद से, तो प्रीपेमेंट पे करते हो ना, पेमेंट ऑनलाइन कर देते हो ना, तब ना फिर सर्विस मिलता है। तो क्या बोलता है, आपका नेट डिसकंटिन्यू हो गया है, अब आपके सिम से कॉल नहीं लग सकती है, आपकी सारी सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, कृपया जल्दी रिचार्ज करें। तो यहाँ पे जब प्री पेमेंट करते हो, जैसे ही पेमेंट करोगे उसको पता है, रिकॉर्ड में चली जाता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का तो रिकॉर्ड पूरा ट्रेल रहता है नीचे तक, कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है। तो लोकेशन वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, ठीक है। समझ गए, सर्विस प्रोवाइड बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर, ठीक है, कोई भी आदमी अगर किसी और को दे रहा है तो लोकेशन वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड। प्रीपेड सर्विस द पेमेंट फॉर विच इज मेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट। अब इन दोनों में कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं लोग कि यहाँ भी प्री पेमेंट का बात था, यहाँ भी तो बैंकिंग के थ्रू, यहाँ प्री पेमेंट का बात, यहाँ भी प्री ही पेमेंट है, क्योंकि प्रीपेड सर्विस में प्री पेमेंट ही होगा। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं, ये करते हैं, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, इसमें ऑब्वियसली रिकॉर्ड उसको मिल ही जाना है, इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने पे पूरा डाटा चल जाता है, ठीक है, कौन बंदा था, कहाँ से किया, कैसे किया, नहीं किया, सब पता है उसको, तो लोकेशन अवेलेबल होगा ही उसके पास, नो डाउट, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है समझा देता हूँ। यहाँ पे जब रिचार्ज करोगे ना, पेटीएम गूगल फोन पे से किसी और आदमी का कर रहे हो, कोई आदमी आया आपके पास, आपको बोला कि मेरा रिचार्ज कर दो, आप कर रहे हो, आप रजिस्टर्ड नहीं हो एयरटेल के साथ, आप बस कर रहे हो, इस केस में लोकेशन में से प्रीपेमेंट इज
रिसीव्ड। ठीक है, यहां पे क्या अपना अपना कर रहा हूं एक तरह से, आ गया समझ में, वही बस फर्क है दोनों में। ठीक है, देखा दिखा सर्विस प्रोवाइड बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर, किसी आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को दिया जा रहा है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है एयरटेल के पास, एयरटेल का सेलर नहीं है, एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, एयरटेल का रिसेलर नहीं है। ठीक है, अपने लिए कर रहा। ठीक है, या प्रीपेड सर्विस का पेमेंट अगर नेट बैंकिंग से हो रहा है, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रहा है। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रिसीप्ट सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इन तीनों को इसको अगर हमको मर्ज करने का होगा ना, तीनों में एक ही चीज बोला गया है, क्या? एड्रेस किसका? एड्रेस किसका? रिसिपिएंट का। और क्या? अब ऑब्वियस सा बात है ना, रिसिपिएंट रिचार्ज कहां करेगा? जहां खुद रहेगा। समझ में? अब देखो अदर केस, अदर केस में क्या होगा? बोला कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा, बोला नहीं नहीं समझ में आ रहा, बोला एड्रेस, बोला एड्रेस भी नहीं पता, बोला सप्लायर ऑफ सर्विस, काम खत्म। आया समझ में? एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट या फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। समझ में? अब देखो कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। मिस्टर एक्स कोलकाता गेट अ लैंडलाइन फोन। तो लैंडलाइन फोन क्या होता है जानती हो? यहाँ तार बिछा रहता है। ठीक है, एट हिज होम फ्रॉम स्काईवेल लिमिटेड। तार कहाँ बिछा है? कोलकाता में। प्रेस सप्लाई कहाँ होगा? कोलकाता। ठीक है, डीटीएच इंस्टॉल एट हिज होम फ्रॉम आरटी लिमिटेड। डीटीएच इंस्टॉल्ड हुआ, क्या समझे? डीटीएच इंस्टॉल्ड हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर डीटीएच इंस्टॉल्ड, मुंबई। तो डीटीएच इंस्टॉल्ड हुआ है ना। ठीक है, मिस्टर डी मुंबई टेक अ पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन। पोस्टपेड, पोस्टपेड में क्या कहा था? बिलिंग एड्रेस। इसका बिलिंग एड्रेस क्या होगा? मुंबई। प्लेस सप्लाई मुंबई। समझ गए? मिस्टर ई न्यू दिल्ली गेट हिज पोस्टपेड मोबाइल बिल। बिलिंग एड्रेस न्यू दिल्ली, पेड ऑनलाइन फ्रॉम गोवा। अब फर्क नहीं पड़ रहा, अगर पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस, और बिलिंग एड्रेस न्यू दिल्ली है, भले ही पेमेंट ऑनलाइन कुछ भी कर रहा हो, वो तो प्रीपेड के लिए था, पोस्टपेड के लिए नहीं था। ठीक है, अगर यही प्रीपेड सर्विस होता तो गोवा हो जाता। याद है ना, ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो। समझ गए? देखो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो अगर एड्रेस अवेलेबल है तो ठीक है, एड्रेस देखो लिखा हुआ इन द रिकॉर्ड ऑफ, नहीं है तो क्या हो जाता? सप्लायर ऑफ सर्विस। थोड़ा सा गलती बोल गया मैं। ठीक है, अगर गोवा से भी पेमेंट करता तो इसका भी सप्लाई क्या होता? कहाँ चला गया यार? अच्छा, पोस्ट पे, अगर ये प्रीपेड सर्विस होता, एग्जांपल के तौर पे बता रहा था। हाँ, भूल गया। अगर ये प्रीपेड सर्विस होता, ये बंदा न्यू दिल्ली का, पेमेंट गोवा से हुआ, अब उस केस में क्या होता? अगर मेरे पास उसका रिसिपिएंट का एड्रेस होता, समझे, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर नहीं होता तो फिर इस पर आते हैं। आया समझ में? समझ गए? सप्लायर ऑफ सर्विस हो जाता वापस। ठीक है, मिस्टर सी पुणे परचेज अ प्रीपेड कार्ड, कार्ड खरीदा फ्रॉम अ सेलिंग एजेंट। तब क्या होगा? इसका एड्रेस, सेलिंग एजेंट का, सेलिंग एजेंट का एड्रेस कहाँ है? मुंबई से खरीदा है, मतलब मुंबई में ही होगा, तो प्लेस सप्लाई क्या होगा? मुंबई। जहां सेलिंग एजेंट आ गया उसका एड्रेस कहाँ देखना है। मिस्टर एफ पौंडीचेरी पुडुचेरी गेट्स अ प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज किया फ्रॉम अ ग्रोसरी शॉप। देख रहे हो ये कौन वाला केस है? सेकंड वाला केस, ये वाला केस, सर्विस प्रोवाइड बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर। आया समझ में? तो इस केस में प्रीपेमेंट कहाँ रिसीव हुआ? चेन्नई में। चेन्नई में रिसीव हुआ ना प्रीपेमेंट, वही चीज में कर रहा था। दोनों में फर्क यही है, जब खुद का करोगे तो जहां ऑनलाइन पेमेंट हुआ, जहां से भी तुम किसी और को दोगे ही सर्विस, तुम रजिस्टर्ड नहीं हो एयरटेल के पास, तो क्या होगा? जहां प्रीपेमेंट रिसीव हुआ, प्रीपेमेंट कहाँ रिसीव हुआ? चेन्नई में। ठीक है, अब लीज सर्किट में भी क्या दिक्कत आएगा? जो हमको आया था इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट में आया था दिक्कत, वही यहां भी आएगा। क्योंकि लीड सर्किट हो सकता है ना, पॉइंट ए से चलता हो, पॉइंट बी को जाता हो, फिर पॉइंट सी को जाता हो, और फिर पॉइंट डी को जाता हो। क्या समझा? एक ही पर्सन को दिया जा रहा है सारा सर्विस, एक ही पर्सन का ऑफिस पॉइंट ए पर है, यहाँ पे लिया, यहाँ से लाइन खींचते हुए बी तक ले गया। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एयरटेल अपना लीज लाइन देती है रेंट पर, किसको? केबल वाले को।
केबल वाले एयरटेल का लीज लाइन यूज करते हैं, किस लिए? ताकि अपना डिश दे सके हर एरिया में। आप खुद तो बिछा सकते नहीं है, केबल वाले कोई बड़े आदमी नहीं होते। नॉर्मल कि जैसे कि आप लोकल केबल वाले से दर्श हुआ, सिटी तो खैर बहुत बड़ा हो गया, सिटी चैनल है, उसके बाद डेन है, और भी 2 3 4 ठो है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अगर इनके पास खुद का नहीं हो लाइन बिछा हुआ तो एयरटेल से हायर करते हैं, ठीक है। अब ये सर्किट यहां से यहां जा सकता है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। अभी डिफरेंट स्टेट में भी जा सकता है, ठीक है। तो वही कहा गया, इफ लीज सर्किट इज इंस्टॉल्ड इन मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड अ कंसोलिडेटेड अमाउंट इज चार्ज्ड। कंसोलिडेटेड मतलब एक ही साथ है चार्ज किया जा रहा है, पता नहीं है कि इसके लिए कितना चार्ज किया गया, इसके लिए कितना, इसके लिए कितना, इसके लिए कितना, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो हर स्टेट में हो जाएगा अपने प्रोविजन के हिसाब से, ये कहा गया था जहां जहां इंस्टॉल्ड हुआ हो। क्या समझे? हाँ समझ में। The place of supply is deemed to be in each such state, respective state territory, in proportion to the value of service determined in terms of contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है कैसे कैसे डिवीजन करना है, कैसे कैसे बंटवारा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर गलती से नहीं बताया गया है कि बंटवारा कैसे होगा, ठीक है, अब बंटवारा कैसे होगा अगर नहीं बताया गया तब क्या होगा? तो बताया गया है ये, समझो, नंबर ऑफ पॉइंट इन अ सर्किट डिटरमाइंड इन फॉलोइंग मैनर, वो तो डिटरमाइंड ऊपर छूट गया यहाँ पे। अगर कॉन्ट्रैक्ट एब्सेंस है, क्या एब्सेंस है? बंटवारा कैसे होगा, ठीक है। बंटवारा कैसे होगा वैल्यू ऑफ सर्विस का, ठीक है। तो बोला इन प्रोपोर्शन टू अ नंबर ऑफ पॉइंट लाइंग इन ईच सच स्टेट और टेरिटरी। नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन ईच सच टेरिटरी, मान लो कि ये ए और बी स्टेट ए में फॉल करता है, और ये सी डी और ई स्टेट, देखो ये मान लो ये स्टेट एक्स है, ये स्टेट वाई है, ठीक है। ये स्टेट एक्स में फॉल कर रहा है ए बी, और ये स्टेट वाई में। तो स्टेट एक्स और वाई के बीच में वैल्यू डिवाइड होगा किसमें? 2:3 में, समझे। अगर बाय द वे सर्विस का कॉस्ट 1 लाख है, चार्ज 1 लाख है, ठीक है, तो 40,000 स्टेट एक्स को और 60,000 स्टेट वाई को, आया समझ में? 40,000 2:3, 1 लाख का, और 60,000 स्टेट वाई को, समझ गए। एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, एब्सेंस है तो। अब बोला नंबर ऑफ पॉइंट कैसे पता करोगे, ठीक है। In the case of circuit between 2 point or place, the starting point or place of circuit and the end point or place of circuit will constitute 2 point। नहीं समझा? ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। सर्किट बिटवीन 2 पॉइंट और प्लेसेस, द स्टार्टिंग पॉइंट or place of circuit and the end point or place of circuit will invariably constitute 2 point। 2 पॉइंट हो गया, बस यही कहना चाह रहा है। and the intermediate point or place of circuit in circuit will also constitute a point, ठीक है। अब इसके बीच में कुछ और पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। ए पहले ऐसे जाएगा, सी फिर ऐसे जाएगा, डी फिर गया बी के पास, तो ये सब भी, तो 1 2 3 4, अब कितना पॉइंट किस स्टेट में पड़ रहा है पता कर लो, हो गए। एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, एक कंपनी टी इंस्टॉल लीज सर्किट दिल्ली से मुंबई, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्किट इन दिल्ली एंड एंड पॉइंट इन मुंबई। तो यहाँ पे क्या है, बस 2 ही पॉइंट है, समझ गए। तो 1:1 में बांट देंगे दिल्ली और मुंबई में, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या था, ए कंपनी टी इंस्टॉल लीज सर्किट बिटवीन द चेन्नई बेंगलुरु एंड मैसूर, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर, स्टार्टिंग पॉइंट चेन्नई से है, एंड पॉइंट मैसूर से है, तो 1 पॉइंट ये 2 पॉइंट ये हो गया, ठीक है। द सर्किट ऑल्सो कनेक्ट बेंगलुरु, और बेंगलुरु कहां पड़ता है, एक ही स्टेट में पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु में। हेंस 1 पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इन तमिलनाडु एंड 2 पॉइंट इन, 1 पॉइंट मतलब ये बेंगलुरु वाला, और 2 पॉइंट इन कर्नाटका, ठीक है। द प्लेस ऑफ लाइव सर्विस
द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी हैविंग प्रोवाइडेड द रेशियो 1:2। ठीक है, आ समझ में। इंटरमीडिएट पॉइंट और प्लेस इन द सर्किट, अ कंपनी टी इंस्टॉल अ लीज सर्किट बिटवीन द कोलकाता, पटना एंड गुवाहाटी। ठीक है, देयर आर 3 पॉइंट, तीनों तीन स्टेट में, तीनों तीन स्टेट में है तो 3 पॉइंट हो जाएगा। अगर डिफरेंट स्टेट में पॉइंट पड़ रहा है तो कुछ सोचना ही नहीं है। सेम स्टेट में जब पॉइंट पड़ता है ना, सेम स्टेट में, तो ये 1 2 इसको 1 मान के इसका रेशियो ऐसे निकल जाता है कि ये इसका इस रेशियो 2 हो जाएगा। ठीक है, और कहीं पर एक और है तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही पॉइंट यहाँ पर है, स्टेट ए में है, एक स्टेट बी में है और एक स्टेट सी में है, तब यहाँ पर 3 पॉइंट हो जाएगा। और 1:1 यही कहना चाह रहा है और कुछ नहीं कहना चाह रहा हो। जितना पॉइंट है, जहां जहां सर्किट इंस्टॉल्ड होगा उसको एक पॉइंट मान लो, और सेम स्टेट पर जितना सर्किट इंस्टॉल्ड होगा उसको एक साथ जोड़ दो, काम खत्म। ठीक है, अब आया फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, यहां भी आपको बस सिंपल सा देखना है कि स्टॉक ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में हो सकता है रिसिपिएंट का क्या, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मतलब क्या, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट रिकॉर्ड में है सप्लायर ऑफ सर्विस के तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो लोकेशन सप्लायर ऑफ सर्विस, काम खत्म। इसमें भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में फर्क नहीं किया गया, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज था, ब्रोकिंग सर्विसेज था, मुझे मतलब नहीं है कुछ, तुम रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, तुम्हारा एड्रेस मेरे पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। समझ गए, है तो दे देंगे रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, नहीं है तो मेरा ही जो लोकेशन है, काम खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है, मिस्टर ए बाई शेयर फ्रॉम ब्रोकर इन बीएसई। अब ये स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज है, मिस्टर ए चेन्नई का है, हमको पता है कि चेन्नई का है तो चेन्नई का होगा। ठीक है, मिस्टर बी न्यू दिल्ली विड्रॉ मनी फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज, अमृतसर में विड्रॉ किया। ठीक है, मिस्टर बी हैज क्रॉस्ड हिज लिमिट ऑफ फ्री एटीएम, अब कैश विड्रॉल पर तो सर्विस चार्ज है नहीं, चार्ज किस पर है, मेरा लिमिट क्रॉस हो गया है उस पर चार्ज लगता है, उस पर जीएसटी लगता है, ना कि मनी ट्रांजेक्शन में। मनी आउटसाइड है, पता है ना, यहाँ पे सर्विस क्या दिया गया, ओवर द लिमिट पैसा निकालने का सर्विस। ठीक है, उसके लिए चार्ज किया गया। ठीक है, अब क्योंकि हमको पता है कि सेम बैंक का है ये, तो मिस्टर बी का एड्रेस अवेलेबल होगा बैंक के पास। समझ गया, तो न्यू दिल्ली का एड्रेस अवेलेबल है। मिस्टर सी फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश विजिट अ बैंक रजिस्टर्ड न्यू दिल्ली, अब मिस्टर सी जो वाराणसी का था वो न्यू दिल्ली में गया किसी बैंक में, मिस्टर सी का कोई अकाउंट नहीं है उस बैंक में, जब मिस्टर सी का कोई अकाउंट नहीं है उस बैंक में तो उस बैंक के पास मिस्टर सी का एड्रेस अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मिस्टर सी का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, मतलब न्यू दिल्ली। जब भी लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस पे सप्लाई होगा तो ध्यान रखना हमेशा इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, क्योंकि दोनों सेम स्टेट में रह जाता है। ठीक है, अब आया इंश्योरेंस सर्विस, इसमें फिर फर्क किया गया है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन के बीच भेदभाव किया गया है। वो क्या भेदभाव है कि अगर रजिस्टर्ड हो तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड हो तो तुम्हारा रिकॉर्ड में जो अवेलेबल है। ठीक है, अब बोलोगे यहां पर क्यों नहीं बोला गया लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, अरे इंश्योरेंस है, अरे बंदा मर मुरा गया, या बाद में बंदा का एक्सीडेंट हो गया, मरने के बाद क्यों करें, एक्सीडेंट हो गया, चोट वोट लग गया, इंश्योरेंस चाहिए उसको, या वो जनरल इंश्योरेंस ले रखा था, गोदाम में आग लग गया, घर में आग लग गया, भाई एड्रेस तो देगा ही ना वो, रजिस्टर रहे तो भी, रजिस्टर्ड रहे तो भी देगा, रजिस्टर तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा, लेकिन रजिस्टर्ड रहे तो भी एड्रेस तो देगा। इंश्योरेंस क्लेम करने में एड्रेस जरूरी रहता है, एड्रेस तो कंपलसरी पार्ट है इंश्योरेंस का। क्या समझे, इसलिए यहाँ पर कभी भी लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस वाला केस अप्लाई नहीं हो सकता है, इंश्योरेंस के केस में कभी नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई केस होगा कि इंश्योरेंस वाले केस में पता नहीं बंदा कहाँ का है। क्या समझे, इसलिए अगर रजिस्टर्ड है तो कुछ नहीं सोचना, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा पता है तुमको, उसका एड्रेस जो उसके रिकॉर्ड में है। ठीक है,
मिस्टर ए सीईओ है एक्स वाई लिमिटेड मुंबई का, कंपनी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में। इंश्योरेंस कवर बाय किया इन्वेंट्री के लिए, कौन? कंपनी। मिस्टर ए नहीं, कंपनी बाय किया है अपने लिए, ठीक है। क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां रजिस्टर्ड है कंपनी, मुंबई में काम करते हैं। मिस्टर बी अनरजिस्टर्ड है, go to her native place पटना बिहार and buy a medical insurance policy for her parent। अब मिसेस बी अनरजिस्टर्ड थी, कोलकाता की, गई है अपना नेटिव प्लेस, पटना आई है, हमारे यहाँ आ गई, ठीक है। मिसेस बी पटना आ गई, बाई की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी वाला रजिस्टर्ड है बिहार में। अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अपने माँ बाप का की है, उसका माँ बाप पटना में ही रहता है, बिहार में ही रहता है, तो एड्रेस वहीं का दी होगी वहां पर अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एड्रेस। तो जब अपने पॉलिसी के अंदर एड्रेस वहीं का दी है तो प्लेस सप्लाई क्या होगा? पटना बिहार। यहाँ ये मत सोचिएगा कि इसका प्लेस सप्लाई इसके हिसाब से दे दिया है, तो पटना में लोकेशन सप्लायर था, ऐसा मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बात आता है एडवर्टीजमेंट सर्विस टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसके में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, जिसको समझाने के लिए आधा घंटा से ज्यादा समय लगेगा क्लियरली समझने में, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें, एग्जांपल्स भी बहुत सारे, देखिए बहुत बड़ा हो, देख रहे हैं। तो इसको नेक्स्ट क्लास में ही किया जाए तो ज्यादा भला होगा। बाकी चलिए, आज तो बहुत लेट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा व्यस्त हो गए थे कुछ काम में, चलिए ठीक है।